कल हम लोग ने स्टार्ट किया था ग्राफिकल मेथड, graphical method to solve a system of linear equations. Graphical method to solve the system of linear equations. नहीं आता है। ठीक है, तो ग्राफ में जब हमने किसी सिस्टम को सॉल्व किया, बस चुपचाप से आके बैठो गौतम। हाँ बेटा, ग्राफ में when we solve a system of linear equations through graph, टाइम से आया करो 5-10 यहाँ बैठ जाया करो आके, ठीक है, बाय 5-10 should be here। ग्राफ पे जब भी हम किसी सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो हमने रियलाइज किया था दैट देयर आर 3 सिचुएशन। सबसे पहले होता है व्हेन वी से द टू इक्वेशंस, द टू लाइंस इंटरसेक्ट, तो उसे हम कहते हैं केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, consistent system, the given system is consistent and the lines are independent, the equations are independent, the system is independent। ठीक है, फिर नेक्स्ट था if the lines happen to be parallel, तो अलजेब्रा में हम उसे कहेंगे no solution, system is inconsistent, नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, लाइंस पैरेलल है। और थर्ड हमने कहा था इफ द लाइंस आर कोइंसिडेंट, या जिसे हम लिख देते हैं ओवरलैप। ठीक है, algebraically we say infinitely many solutions। लिख क्यों नहीं रहे हो? The given lines intersect, यहाँ पर the lines are parallel, और यहाँ पर हम लिखते हैं infinitely many solutions। और क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम कंसिस्टेंट तो कहते हैं, लेकिन the system is dependent, the equation, the set of equations are dependent। समझ में आ गया? क्लियर है? बाहर से ले लो। और कौन नहीं आया आज? वो क्यों नहीं आ रहा? वो कल आया था ना? कल आया था कि नहीं? कल तो आया था कि नहीं? आज क्यों आया? और अब देखो, अब आते हैं हम इसके, ये तो हमने सिस्टम स्टडी किया था। फिर हमने कहा था कि दो तरह की हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, राइट? जैसे कि हमने लिखना है इक्वेशंस आर a1, एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट्स को हमने अलग अलग किया है x और y के। एक इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स आर x का a1, y का b1, साइंस को भी ध्यान में रखना है इसमें, और कांस्टेंट टर्म है c1। दूसरी इक्वेशन में है a2, x का कोएफिशिएंट, b2 y का, और c2 कांस्टेंट टर्म। तो जब भी हम ग्राफिकली नहीं हम चेक करेंगे, अगर हमें अलजेब्रिकली सिर्फ इक्वेशन से चेक करना है और हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे ने, ठीक है, इक्वेशंस को प्रॉपर्ली पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ सिस्टम को देखकर, कोएफिशिएंट्स को देखकर हाउ डू वी रियलाइज, हाउ डू वी इंटरप्रेट कि कौन सा सिस्टम है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में हम लोग क्या करते हैं,
पहले तो तीनों ही केसेस में हमने जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं A1 B1 A1 A2 B1 B2 और C1 C2, इन तीनों को लेना है। इन तीनों की रेशियो अगर सेम नहीं होगी, तीनों की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्स और वाई, अगर रेशियो सेम नहीं होगी तो हम इसे कहते हैं गिवन सिस्टम इज दिस गिवन सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा, A1 A2 B1 B2 इनकी रेशियो सेम होगी लेकिन C1 C2 की रेशियो सेम नहीं होगी। और ओवरलैपिंग लाइंस में क्या होता है, तीनों ही सेम होते हैं। राइट, ये क्यों, ये कैसे, क्यों पैरेलल में हमारा नॉट इक्वल टू होता है C1 C2 और क्यों कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होते हैं, इस चीज को अगर हमें समझना है हम इक्वेशंस के साथ समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबने लिख लिया, ये लिखा हमने, क्यों नहीं लिखा दोबारा, तो क्या हुआ, मैंने लिखी दोबारा, मैं उसको बोल के चुकी हूँ लिखो, तो मैं स्पेशली बोलूंगी मैं। समझ में आ गया बच्चे सबको? ठीक है, कल का टेस्ट सबने सॉल्व किया था दोबारा घर जाके, होमवर्क जिनके स्पेशली पेपर पे लिखा था उन्होंने सॉल्व किया दोबारा से? कायशा किया सॉल्व? आरव क्यों, कल कर लूंगा। हाँ जी, तुम रेहान कल कर लो, क्यों? क्लास के बाद बैठना है आप लोग ने, ठीक है, साइंस क्लास अटेंड नहीं करनी है, आज बैठ के पहले टेस्ट सॉल्व करना है उसके बाद। कोई बात नहीं, तभी तुम मैथ्स का काम घर से करके आओगे, मैम मारेंगे तो कोई बात नहीं, पकड़ पकड़ के मारने देंगे, तब लग तुम मैथ्स का काम करके आओगे। क्यों नहीं किया हमने, स्कूल में नहीं, अभी तो भूल गए थे, भूल गए थे, मम्मा को फोन करके फोन याद कराओ, पापा को फोन करके। हम्म, बीमार हो गए थे, मैं घर पे भी फोन कर दूंगी। हाँ, हाँ जहाँ भी होंगे कहीं तो होंगे, घर पे नहीं है तो पापा के पास होगा। मैं ना आगे से क्लास में एंटर नहीं करने दूंगी, आप समझ रहे हो, मम्मा है घर पे, नहीं है मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, और किसका लिखा था मैंने, नहीं लिखा था, बस सॉल्व किया हमने, मार्क्स एक क्वेश्चन रह गया, बाकी कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी किया तुमने? हाँ, हाँ मतलब वो तो करवाना, चलो आपका केस तो है। ईश्वी किया हमने टेस्ट, कायशा, दुष्मीत किया पूरा वो, अच्छा, और फर्स्ट टेस्ट आपका? हाँ? गौतम, हमने जो क्वेश्चन कल थे वो सॉल्व किए थे, कौन से वाला नहीं समझ पाया था? अच्छा, एक दिन रखेंगे आफ्टर योर दिस चैप्टर इज कंप्लीट, जैसे कि अगर वेंसडे तक ये चैप्टर खत्म, आज क्या है, आज ट्यूसडे है, ठीक है, थर्सडे तक चैप्टर खत्म होता है तो फ्राइडे को आपकी क्लास होगी डाउट की, जिसमें जो भी नहीं समझ में आए वो हम करेंगे। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि हमने क्वेश्चन को देखा, यूनिक सॉल्यूशन, इफ आई राइट दीज टू इक्वेशंस, x minus 2y plus 3 equal to 0 and 3x plus 4y minus 20 equal to 0, हमने रेशियो ऑफ वो तो ले लेते कोएफिशिएंट्स। उसके बाद हमने कैसे डिसाइड किया कि जब रेशियो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगी तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो हमने कैसे कहा, क्या उसका पीछे लॉजिक है, राइट, वो फॉर्मूला कैसे बन के आया होगा। अगर आपको इन दोनों सिस्टम को इकट्ठा सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। उसमें मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर आई सी एक्स का कोएफिशिएंट इज 1, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 3, इसको सेम करने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, लेट मी से, तो ये इक्वेशन बन जाती है 3x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये इक्वेशन रहेगी 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, यही हुआ ना। फिर हमने साइंस को चेंज किया, ये सॉल्व हो गया, ये कट गया, मतलब 3x कैंसिल आउट, -6 -4 -10y प्लस 29 इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ जाएगी जिस करके x की वैल्यू है। ठीक है, हमने देखो क्या लिया था, रेशियो, रेशियो का मतलब है कि जो हमने यहाँ पर लिया 1/3 -2/4 3/-20। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू रिमेम्बर दिस, गलती ना हो, हमने जब इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया,
हमारे बाकी कोएफिशिएंट्स एक ऐसे नंबर बन गए, क्योंकि इनकी रेशियो सेम नहीं थी, एक ऐसे नंबर बन गए जो 4 के साथ सेम नहीं है, 4 के साथ जैसे नहीं है। जैसे अगर मैंने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 तो बन गया, लेकिन अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते 12 है, तो यहाँ 12 नहीं बना। समझ में आ गया? प्रोपोर्शनेटली हर एक कोएफिशिएंट चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इनकी रेशियो आपस में, बेसिक रेशियो आपस में सेम नहीं है। क्लियर हो गया? कि जैसे अगर मैंने इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन 4 3 12 होता है, यहाँ पर वो 4 3 12 नहीं बना, क्योंकि इनकी रेशियो सेम नहीं थी। तो इस वजह से क्या होता है, सिर्फ एक वेरिएबल कैंसिल होता है, दूसरा नहीं कैंसिल होता। एक एलिमिनेट हुआ, दूसरा वही का वही है, उसका एक और डिफरेंट नंबर बनकर आया सामने या डिफरेंस में, एंड वी गेट द वैल्यू फॉर अ वेरिएबल। हमारे पास y की वैल्यू आ गई 29/10, और इसी से हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी, एंड दैट्स व्हाई वी से इट्स अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है? नाउ एज अपोज, अगर हम इस चीज को समझते हैं, अगर मैं ये इक्वेशन लिखती हूँ, लिखे सब नहीं है, समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लिखते हैं ये वाला 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। मैंने रेशियो ना सीखी हो, मुझे एलिमिनेशन मेथड ही सॉल्व करना है, मैंने रेशियोज वाला चीज ना सीखी हो कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। मैं क्या करूंगी, या 4 दिख रहा है या 2, आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन में 2, और ये क्या बन जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, और नीचे भी क्या आएगा 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो मैंने साइन चेंज किए, माइनस माइनस प्लस, ये 4x भी कैंसिल हो गया, 6y भी कैंसिल हो गया, माइनस 18 प्लस 18 भी कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया 0, राइट हैंड साइड में क्या आ गया 0, इक्वल टू हो गया। नाउ कैन आई से 0 इज इक्वल टू 0? मेक सेंस कि लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है, राइट हैंड साइड भी 0 है, दैट्स व्हाई वी से दिस इज कंसिस्टेंट। ठीक है? क्योंकि हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब है दिस इज अ केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अगर एक नंबर को, एक कोएफिशिएंट को एक इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया है, बाकी भी 2 से मल्टीप्लाई होकर सेम नंबर दे रहे हैं दूसरी वाली के। अगर एक कोएफिशिएंट को आप सेम करते हो, थ्रू आउट सारे कोएफिशिएंट सेम हो जाते हैं, दैट्स व्हाई सारी रेशियो सेम है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट आता है जिसमें लिखते हैं विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। समझ में आ गया? दैट्स व्हाई देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि ये जो 0 इक्वल टू 0 है, ये हर एक वैल्यू के लिए ट्रू आएगा, और वहां पर कुछ किसी एक वैल्यू के लिए ट्रू आएगा कि जब y इक्वल टू 29/10 होगा, तब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। दैट्स व्हाई वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर अब नेक्स्ट केस देखेंगे, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। काम हमने वही किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, फर्स्ट वाली इक्वेशन को, 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0 बना, ये कैंसल, साइन चेंज, 2x कैंसल, 4y कैंसल, माइनस 12 प्लस 8 कितना हो गया -4, और राइट हैंड साइड में क्या आता है 0। इज इट ट्रू? -4 इक्वल्स टू 0 कभी ट्रू हो सकता है? विच इज फॉल्स, विच इज नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू के लिए सही नहीं होगा। जब मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड में मुझे -4 चाहिए, राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई वी से देयर इज नो फॉल्स। ठीक है? तो इस चीज को याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, दैट द थ्री रेशियोज आर इक्वल, इट्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इफ द फर्स्ट टू रेशियोज आर इक्वल, सिर्फ x और y के रेशियो सेम है, कांस्टेंट टर्म सही नहीं है, तो पैरेलल लाइन पे नो सॉल्यूशन। और अगर तीनों ही रेशियो सेम नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली x और y के रेशियो सेम नहीं है, क्योंकि एक वेरिएबल रहेगा ही रहेगा। अगर x और y की रेशियो सेम नहीं है, तो या x कैंसिल होगा या एक बार में y कैंसिल होगा, दोनों इकट्ठे कैंसिल नहीं हो सकते, एंड देन वी से इट्स अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है? तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर आपको एक सिस्टम दे दिया जाए और कहा जाए फाइंड वेदर देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट है,
या हमारा डिपेंडेंट सॉल्यूशन है, ऐसा क्वेश्चन आता है, या फिर आपको मिसिंग वैल्यूज आएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हो, check whether the given system check whether the given system, जैसे कि पेज नंबर 29 आपकी बुक की, पेज 29 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.1, पेज 29 क्वेश्चन नंबर 2, बुक्स ओपन करो, पेज 29 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। सबके पास लेटेस्ट बुक्स है ना अपनी? ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, चेक वेदर द ratios on comparing the ratios, find out whether the lines representing the following pairs intersect at a point are parallel or coincident। फर्स्ट हमें दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर ये चीज आती है या तो एमसीक्यू में आएगी या 2 नंबर में। ठीक है, तो हमें इसे लिखना कैसे है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे फॉर, या पहले लिखेंगे a1 बाय a2 इज इक्वल टू 5/7, b1 बाय b2 क्या हो जाएगा, -4/6, and c1 by c2 is equal to 8/-9। Now since a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, therefore the given system, क्या पूछा हुआ है हमें, intersect at a point are parallel or coincident। तो हम लिखेंगे the given system intersect at a point। समझ में आ गया? ऐसे ही सेकंड वाला स्टार्ट करो, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर ये 2 नंबर में आता है ना, तो आप सच में ये नहीं चेक कर रहा कि आपको पता है, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन चेक कर रहा है कि आपके स्टेप्स पूरे लिखते हैं कि नहीं लिखते। अगर ये क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में, अगर बोर्ड के पेपर में दिख गया तो ये मान लेना वो आपसे ये नहीं पूछ रहा आपको आता है कि नहीं आता, कि बच्चों को नहीं आता होगा डिफिकल्ट क्वेश्चन डालूं। वो ये कहेगा कि आपने कोई ना कोई स्टेप मिस कर दिया, ठीक है, जिसका नंबर कट जाएंगे, आधा या 1 नंबर। तो नेक्स्ट हमारे पास है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे a1 बाय a2 9/18 इक्वल टू 1/2, b1 बाय b2 3/6 equal to 1/2, c1 by c2 12/24 equal to 1/2। Now since a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, so the given lines representing the above linear equations are, क्या होगा, the given lines are coincident। उसने जो वर्ड लिखा हुआ है और जो फ्रेज लिखी हुई है उसी को लिखना है। द गिवन लाइंस, द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। समझ में आ गया? ऐसे ही थर्ड पार्ट, सिक्स एक्स माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर से ही a1 बाय a2 6/2 3/1, b1 बाय b2 क्या होगा, b1 बाय b2 क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे, -3/-1। मैं वही तो कह रही हूँ ना, यहाँ पर आपको आपकी नॉलेज के लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्टेप्स लिखने के मार्क्स मिलेंगे। इससे आप लिखोगे 3/1, c1 बाय c2 10/9। कोई कोएफिशिएंट को जैसे यहाँ पर -10 दिया हो, मान लो आपने 10/9 लिख दिया, चाहे आपका क्वेश्चन सही है पर आपने -6 से नहीं लिखा, मार्क्स कट गए। समझ में आ गया? आपने शो करना है कि इट्स -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3/1 हो गया। नाउ सिंस a1 by a2
is equal to b1 by b2, but it's not equal to c1 by c2. Therefore, the given system given equations, given lines are parallel. Given lines are parallel. ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 करना है. 5 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 3 के. आराम से 5 पार्ट्स करो. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट. ये होमवर्क हो जाएगा. ग्राफ वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, ग्राफिकली सिस्टम सॉल्व करना एज अ होमवर्क करके लाओगे सब. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 क्लास में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 घर से ग्राफ. क्वेश्चन नंबर 3 का नहीं, 4 का. जो भी इक्वेशन एग्जिस्ट करती है यूनिक सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन को ग्राफिकली ऑब्टेन करने को कहा है. हमारे पास फर्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3x plus 2y equal to 5, 2x minus 3y equal to 7. So a1 by a2 is 3 by 2, b1 by b2 2 by minus 3, और c1 by c2 क्या है 5 by 7. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, जो आपकी कांस्टेंट टर्म्स है ना, मोस्टली वही एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ चेंजिंग हो जाता है, या पॉइंट मैंने थोड़ा सा, अगर मुझे क्वेश्चन को ट्रिकी बनाना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया -5 इक्वल टू 0, और ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 7. अब इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, -5/7 है ना. नहीं, दोनों ही कांस्टेंट टर्म्स जो है वो सेम साइड पे होनी चाहिए. या तो इस वाली को यहाँ पर लेकर आओ राइट हैंड साइड में, या इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर. ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स शुड बी ऑन द सेम साइड. कहीं भी रख लो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड. अगर एक लेफ्ट हैंड साइड है तो दूसरी भी लेफ्ट हैंड साइड में रखो, अगर एक राइट हैंड साइड है दूसरी भी राइट हैंड साइड में. ठीक है, सिंस क्या है हमारे पास a1 by a2 इज इट इक्वल टू b1 by b2, यस और नो. 3/2 2 by -3 सेम है, नो. अच्छा, अगर ये 2/3 होता तब सेम कहते हैं इनको, नो. अच्छा, अगर ये ऐसा होता, मान लो अगर हमें ऐसा दिया जाता 1/2/3, तब सेम मानते. समझ में आ गया, 1/2/3 सेम होता है, 3/2 हो जाएगा, तब रेशियो सेम है. समझ में आ गया. ये चीजें लिख लो कि अगर यहाँ पर इन केस इट इज गिवन एज 1/3/2, देन a1 by a2 इज सेम. a1 by 2 b1 b2 सेम होते हैं, राइट. तो यहाँ पर अब coming back to our original question, a1 by a2 b1 by b2 is not equal to c1 by c2. Therefore, the given system is consistent, inconsistent, consistent. और consistent में क्या है उसका यूनिक सॉल्यूशन. सेकेंड पार्ट, 2x minus 3y equals to 8, 4x minus 6y equal to 9. So a1 by a2 is equal to 2/4. b1 by b2 किसके इक्वल होगा, -3 by -6. c1 by c2 will be equal to 8/9. Since a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, the given system is inconsistent, and graphically it shows parallel lines, या जिसमें आ जाएगा no solution. स्टार्ट विद थर्ड पार्ट. अब ये थर्ड पार्ट है जहां पर हमारा सही टेस्ट होता है कि हमें सॉल्विंग आती है कि नहीं, फ्रैक्शन समझ में आता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या नहीं. तो इससे करने के ना दो वेज है, जहां पर कोएफिशिएंट फ्रैक्शन दिख जाए, या तो पहले एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो अगर कैलकुलेशंस में नहीं समझ में आता कि 1/3/2 कंफ्यूज करता है. ठीक है, या फिर आप ऐसे ही डायरेक्टली कर सकते हो. तो थर्ड पार्ट में नाउ आई विल हैव अ चॉइस, जैसे मुझे लिखा हुआ है 3/2x plus 5/3y is equal to 7
9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो या तो मैंने यहाँ पे पहले एलसीएम ले लिया, अगर मुझे फ्रैक्शंस कंफ्यूजिंग लगती है तो एलसीएम क्या आएगा 6, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9x, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 10y इज इक्वल टू 7, 9x प्लस 10y इक्वल टू 42। ठीक है, या तो ऐसे कर लेंगे आप, a1 बाय a2 इज इक्वल टू 9/9, b1 बाय b2 किसके इक्वल है -10/10, c1 बाय c2 14/42। तीनों रेशोस क्या है आपस में, सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। मेजरली दीज टू, a1 बाय a2 बहुत मेजर होता है, c1 के सेम हो भी जाए, अगर a1 a2 आपस में सेम नहीं है ना तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल, ये तो हम इस पे लिख देंगे, इस क्वेश्चन को पूरा कर लो, देन आई विल गिव जस्ट एन एग्जांपल दूंगी मैं आपको। ये हमने लिख दिया, द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि आप लिखोगे सिंस a1 बाय a2 is not equal to b1 by b2 not equal to c1 by c। मान लो यहाँ पर ना 42 नहीं होता 14 ही होता, सिर्फ चेंज कर रही हूँ, लिख लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो यहाँ पर मुझे 14 ही दिया जाता है, यहाँ पर भी 14 दिया हुआ है, ये 6 है, इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर आपके पास 42 आया था ना, लेट मी से यहाँ पर भी 42। ठीक है, इसको चेंज किया है मैंने, इट ऑल्सो बिकम्स 42/40, राइट। अब देखो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो डिफरेंट है, a1 a2 b1 b2 डिफरेंट है, लेकिन c1 सेम हो गया। इस केस में भी हम क्या कहेंगे, द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है, देखो ये आपके पास बना 9x प्लस 10y इक्वल टू 42, 9x माइनस 10y इक्वल टू 40। आपने अगर इन दोनों को कैंसिल किया, आपका कांस्टेंट टर्म कैंसिल नहीं हुआ, जब तक x और y दोनों इकट्ठे कैंसिल नहीं होते ना तब तक हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर इकट्ठे कैंसिल हो जाएंगे तो कांस्टेंट टर्म पे डिपेंड करेगा, अगर इकट्ठे कैंसिल होते हैं कांस्टेंट टर्म भी कैंसिल हो गई तो इनफाइनाइटली मेनी, कांस्टेंट टर्म कैंसिल नहीं हुई पर एक्स और वाई कैंसिल हो गए तो नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर इसकी रेशियो को चाहे सेम रख लिया, C1 C2 को हमने सेम कर दिया A1 A2 के 1:1 की रेशियो रखी, लेकिन इसकी वजह से एक्स और वाई इकट्ठे कैंसिल नहीं होते, एंड दैट्स व्हाई वी से द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, कि कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि या तो एक्स कैंसिल होगा एक बार में या वाई होगा। समझ में आ गया, इसमें हम लिखेंगे there's a यूनिक सॉल्यूशन या गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट देखो, अच्छा अगर इसको विदाउट उसके सॉल्व करना हो, ये हमारे पास 14 ही है, अगर मैंने एलसीएम नहीं लिया, अगर आपको एलसीएम के बिना सॉल्व करना है, नॉट टेकन दिस एलसीएम, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही मुझे इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है, लिख लो, क्योंकि समटाइम्स होता है कि नहीं हम ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे करें तो कैसे होगा, हम क्या लिखेंगे a1 बाय a2, ये 7 था ना यहाँ पे, इज इक्वल टू, यहाँ लिखोगे 3/2/9, b1 b2 5/3/-10, c1 c2 7/4। समझ में आ गया, अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, 3/2 इंटू 1/9, ठीक है ना, क्योंकि जो ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन में, इट विल गो इन द डिनोमिनेटर, फाइनल डिनोमिनेटर, और ये क्या बन जाएगा b1 b2 इज इक्वल टू 5/3 इंटू -10। समझ में आ गया इस चीज को, लिख लो, ये कैलकुलेशन में गलती होती है आपकी, ये बन रहा है यहाँ पर 1/6 और यहाँ आ जाएगा -1/6, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, अगर सिर्फ ये न्यूमरेटर में ये टर्म आई है, इट गोज इन द डिनोमिनेटर एज इट इज। इतनी कैलकुलेशन आती है ना सबको, प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे कोई किसी को भी, ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट करो इसका, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू 22।
तो A1 बाय A2 क्या आता है? 5/-10। मैंने कहा ना यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा आपसे 1/2, वो क्या पूछ रहा है कि आपने 1/-2 लिखा है कि नहीं लिखा। समझ में आ गया? यहाँ पे 1/2 लिखोगे नंबर कट जाएंगे आप। B1/B2 क्या लिखोगे? -3/6 which is again -1/2, and C1/C2 11/22 which is 1/2 +1/2. Either take both the terms in the left hand side, दोनों right hand side में as it is लिख लो, रेशियो फाइनल 1/2 ही होगी। और इसमें हम क्या लिखेंगे? A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 क्या लिखेंगे इसमें? कौन से इक्वल है? A1A2, B1B2, बट क्या इक्वल नहीं है? C1C2। Therefore the given system has no solution, inconsistent. The given system is inconsistent. That means it has no solution. That means the lines are parallel. ठीक है, अब जरूरी चीज क्या है? आप लिखो इनकंसिस्टेंट, ये नो सॉल्यूशन पैरेलल ही अपने लिए है। अगर बिल्कुल भी याद ना हो, हाँ माइनस में लिखो, बिल्कुल ठीक, माय मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे ये -2 आ गया। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन चेंज हो गया हमारा, तीनों रेशियो सेम हो गई, तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट, लेकिन इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्व। ठीक है, अच्छा, अब दो मैं चीज कह रही थी कि अगर आपको नहीं याद है, कंसिस्टेंट पता है लेकिन ये नहीं याद है, नो सॉल्यूशन, तो पक्का पक्का नहीं हो तो मत लिखना। कंसिस्टेंट लिख लो, इनकंसिस्टेंट लिख लो, इसके बाद की आपकी अपनी इंफॉर्मेशन है। इफ यू आर वेरी ट्रू, वेरी श्योर ऑफ योर आंसर तब लिखना, वरना मत लिखो। एक्स्ट्रा नॉलेज मत देना जब तक आपको बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि ये सही है। ठीक है, फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट करें। 4/3x, चलो नाउ फिफ्थ पार्ट अगेन। 4/3x plus 2y equal to 8, 2x plus 3y equal to 12। A1/A2 क्या आ जाएगा? 4/3 डिवाइड बाई 2, क्या लिख दोगे इसको? 4/6 which is 2/3। B1/B2 2/3 and C1/C2 8/12 which is again 2/3। so A1/A2 equals to B1/B2 equal to C1/C2, therefore consistent, but इसमें आ जाएगा infinitely many solutions। ठीक है, 3.1 का क्वेश्चन 1 मैंने करवा दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके लिए होमवर्क होगा, कर लोगे? क्वेश्चन 4 को मार्क कर लो होमवर्क। और अगर ग्राफिकली सॉल्व हो रहा है तो ग्राफ बनाकर लाना है। एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर लेना, ग्राफिकली भी सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। ग्राफ जो है घर से करके लाना। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 मैंने करवा दिया था, इजी क्वेश्चन था। अगर फिर भी लगता है तो बैकअप से होगी जब भी क्लास में, या कभी क्लास से पहले या क्लास के बाद 4 to 5 में अगर आप लोग फ्री हो तो मैं बुला लूंगी, उस टाइम पे कर लेंगे, या फिर आफ्टर ऑन संडेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter of a rectangular garden, अगेन a statement problem। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, ज्योमेट्री बेस्ड है। आपको एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको पहली चीज यही की थी कि जब भी आपको स्टेटमेंट सम आएगा ना, ये नहीं सोचना है इक्वेशन क्या बनेगी। हमें पहली चीज क्या सोचनी है? एक्स एंड वाई को क्या लेंगे। ना मुझे कुछ समझ नहीं आया, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4, कुछ समझ नहीं आ रहा। द ओनली कीवर्ड हियर आई अंडरस्टैंड इज द रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब शेप क्या हो गई? रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल शेप होगी तो दो डायमेंशन मेरे पास आ गई। क्या होता है रेक्टेंगल में? लेंथ एंड ब्रेड। तो जो मेरे पास दो वेरिएबल्स होंगे वो समझ में आ गए क्या क्या होंगे? एक लेंथ रिप्रेजेंट करेगा और एक रिप्रेजेंट करेगा ब्रेड। तो हम लिख देंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन
दिस इज अ वेरी सीरियस इशू जो मैंने देखा है क्लास में बच्चों के साथ होता है, लास्ट तक ना इक्वेशन फॉर्म नहीं होती, ठीक है ना। तो आई रियलाइज इक्वेशन क्यों फॉर्म नहीं हुई है, क्योंकि हम इक्वेशन फॉर्म करके दिखा देते हैं कि इसको ऐसे लेंगे, उनको समझ नहीं आता वेरिएबल क्या ले, कि उसको कैसे एक्स लिया, इसको कैसे वाई लिया, या इसको क्यों लिया, टाइम को क्यों लिया हमने, जैसे इक्वेशन था उसमें कॉस्ट क्यों लिया, उसमें क्वांटिटी क्यों नहीं ली, राइट। जैसे आप लोग ने अभी टेस्ट में लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन था 2x कैसे ले लिया, सम चार्जेस आर फिक्स्ड फॉर द फर्स्ट 2 days, वेरिएबल है फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज। तो 10 days के लिए ना हमने लिखा हुआ था, किसने लिखा था 2x प्लस 8y, ये हमने 2x क्यों लिया, फिक्स चार्जेस है, देन वेरिएबल आफ्टर 2 days, पर डे के हिसाब से चार्ज लगेंगे, तो 10 में से 2 तो माइनस कर दिया, लेकिन ये डबल क्यों किया, समझ में आ गया। दिस जिसने भी किया था इस क्वेश्चन में, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डबल नहीं हुआ, दिस इज x प्लस 8y इक्वल टू 94, या जो भी हमारी स्टेटमेंट की, समझ में आ गया ये, राइट। अब आते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x x मीटर, आधा नंबर है ये आपका, क्वेश्चन का आधा या पूरा एक नंबर है अगर हमने ये चीज नहीं लिखी, ठीक है, मीटर ही दिया हुआ है ना, बिल्कुल। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहाँ पर भी लिखना है गार्डन, इज इक्वल टू y मीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या समझ में आया क्वेश्चन में, हाफ द पेरीमीटर, नाउ आई नो लेंथ और ब्रेथ को, तो मेरे पास क्या होता है पेरीमीटर, तो मैं लिखूंगी पेरीमीटर क्या है। हर एक वर्ड के लिए ना मैंने अपना इक्विवेलेंट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ले लिया, पेरीमीटर तो कहा इंग्लिश वर्ड, लेकिन मैथ्स में हमारे एल्जेब्रा में या मैथ्स में क्या हुआ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब वो कह रहा है हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर की जगह मुझे अब क्या समझ में आता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, समझ में आ गया। जहां हाफ लिखा हुआ है वहां पे मैंने क्या लिखा 1/2, मेरे माइंड ने सिंबल क्या बनाया 1/2, पेरीमीटर की जगह क्या बनाया 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ऑफ कोर्स पेरीमीटर हमने रेक्टेंगल का लिया, ट्रायंगल का नहीं लिया, या पेंटागन का नहीं ले लिया, ठीक है, या स्क्वायर का नहीं ले लिया पेरीमीटर, whose length is 4 meters more than the width, लेंथ इज 4 meters more than the width, लेंथ क्या थी हमारी x, 4 meters more, लेंथ इज का मतलब इक्वल टू 4 meter more मतलब प्लस, देन width के लिए क्या शो किया था y, समझ में आ गया। तो एक इक्वेशन वही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक इक्वेशन बन गई x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। ये सच में एक्सरसाइज करना, सच में प्लीज डू दिस, बिकॉज लास्ट तक ना जिन भी बच्चों ने कहा है ना मैथ्स वीक है या इक्वेशन समझ नहीं आती, प्रॉब्लम ये रही है स्टेटमेंट को इक्वेशन में कैसे फॉर्म करें। जहां पर लिखा है whose length, लेंथ की जगह हम क्या लिख देंगे वहां पर x, इज मतलब इक्वल टू 4 मोर मतलब 4 प्लस ब्रेथ या विड्थ दिया हुआ है y, तो हमारे पास इक्वेशन वर्ड बाय वर्ड ट्रांसफर होकर मतलब ट्रांसलेट होकर आ गई, समझ में आ गया। नेक्स्ट हाफ द पेरीमीटर, अब हुज लेंथ इज 4 मीटर, वो फ्रेज है इन बिटवीन, इंग्लिश में दिया होता है ना कनेक्टिंग फ्रेजेस, को हमने हटा दिया, इज हाफ द पेरीमीटर इज 36, हाफ द पेरीमीटर इज 36, तो यहां से मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज 36। अब ये क्वेश्चन चाहे एलिमिनेशन करो चाहे सब्स्टिट्यूशन करो, वॉट एवर सो वे, हमारे पास इक्वेशन होगी, सॉल्व उसे कर लोगे, बस इस इक्वेशन तक ही हमें पहुंचना है, समझ में आ गया। कौन सा मेथड कर रहे हो सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज x की वैल्यू दी है 4 प्लस वाई, तो आई टेक 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 36, 2y इज इक्वल टू 32, x की वैल्यू क्या आ गई 16, सॉरी y की वैल्यू क्या आ गई 16, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुट y एज 16, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, therefore length is equal to 20 meters, width और या breadth is equal to 16 meters. Find the dimensions लिखा है, dimensions हमने निकाल दिए, sometimes it says find the area, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन चेक कर लेना, जो कहा हुआ है वही निकालना है, वो आधा एक नंबर आपका ऐसे ही कट जाता है, इतना क्लियर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6, ये ना एमसीक्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 इक्वेशंस दी होती है, कौन सी चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा? किसमें? ब्रेड 16, हाँ 32/2 16 ही होता है कि 12 होता है? कटिंग एक्स की वैल्यू मतलब क्या? हाँ, तो अगर आपने y की वैल्यू को यहाँ पुट किया तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस कहाँ कर रहे हो बच्चे? तो देखते हैं, y को 16 पुट किया, y कहाँ पर है? यहाँ। x इक्वल टू 4 प्लस 16, अब माइनस कैसे हुआ? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ओके सबका, ये दर्पण क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? यस मैम। लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। राइट अनदर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट geometrical representation of the line of the pair so formed shows intersecting lines। intersecting lines में बस हमें क्या रखना है, अगर मैंने कोई भी नंबर है प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं करना, मतलब मल्टीपल्स नहीं लिखने पूरी इक्वेशन के, तो आई राइट 5x प्लस 7y माइनस 9 इक्वल टू 0। कुछ भी लिखना है, लेकिन अगर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 4 से कर दो, तीसरे को 7 से कर दो, या ऑड नंबर लिख दो, सब इवन है, जैसे 2 की जगह हमने 3 लिख दिया, राइट, 3 की जगह कोई और नंबर 5 लिख दो। प्रोपोर्शनेटली मल्टीप्लाई मत करना बस कोएफिशिएंट। समझ में आ गया? देन सेकंड केस है हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या करना है, 2 की जगह क्या लिखेंगे आप? अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 4x, 3y है तो मैं लिख दूंगी 6y, बस 8 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो वहां 16 नहीं लिखेंगे, आई राइट 15। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2x प्लस 3y माइनस 8 है ना, माइनस 9 कर दो या प्लस 9 कर दो, सेम कोएफिशिएंट्स है, कांस्टेंट टर्म डिफरेंट कर दो। क्लियर हो गया? देन थर्ड केस है कोइंसिडेंट लाइंस, जो भी इजी लगता है, जो भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो जैसे मैंने पूरी इक्वेशन को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, यहाँ प्लस 16 मत लिख देना, साइन भी चेंज नहीं होंगे, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का साइन चेंज हो सकता है। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 7, ये करें क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ, या इससे पहले ये भी होमवर्क ले लो, क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो टेक एज होमवर्क, इसके बाद एग्जाम्पल्स पर आओ। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन ही है, पर घर से करके लाना। एग्जाम्पल नंबर 1 इज ग्राफ, एग्जाम्पल नंबर 2 इज ग्राफ। एग्जाम्पल 3 पर आ जाओ। और जो आपको फर्स्ट पेज पर इस चैप्टर के, विच इज पेज नंबर 22, एक ना पैराग्राफ दिया हुआ है, अखिला वेंट टू अ फेयर इन अ विलेज, ये भी क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि इसमें भी केस स्टडी बन के आ जाती है, इसकी भी सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है, इक्वेशन फॉर्म की हुई है इसमें। पेज नंबर 22 ये वाला है ना, पेज नंबर 22 है ना ये वाला, फर्स्ट पेज ही है चैप्टर का। तो जो आपको ये लिखा हुआ ना, अखिला वेंट टू अ फेयर इन अ विलेज, शी wanted to enjoy rides on the giant wheel and play hoopla. The number of times she played hoopla is half the number of rides she had on giant wheel, right? If each ride cost rupees 3 and a game of hoopla cost rupees 4, how would you find the number of rides she had and how many times she played hoopla provided she spent rupees 20? इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि एज इट इज ये केस स्टडी में आ जाता है, एज इट इज क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर। ठीक है, हमें लगता है बाहर से कहीं आ रहा है, ये बुक का ही क्वेश्चन है। So there's a fair in which there are 2 games.
एक जाइंट व्हील है और एक है हुपला गेम, ठीक है। राइड ऑन अ जाइंट व्हील एंड देयर इज अ गेम ऑफ रिंग्स व्हिच वी से हुपला, एंड देन सेज द नंबर ऑफ टाइम्स। अब इसमें दो वेरिएबल्स कौन से होंगे? number of times she played hoopla is half the number of rides she had on the giant wheel. कितनी राइड्स थी और कितनी बार गेम प्ले की, ठीक है। तो x और y क्या शो करेगा? लेट द नंबर ऑफ राइड्स, जो पहला वेरिएबल है वो हमारा है राइड्स का, सो लेट द नंबर ऑफ राइड्स इज इक्वल टू x, लेट द नंबर ऑफ गेम्स इज इक्वल टू y, ठीक है। फिर इसने लिखा है द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, number of times she played the game which is y is, इसका मतलब equal to half, half को कैसे शो करते हैं? 1/2, half the number of rides she had, number of rides मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट, if each ride costs ₹3, each ride costs ₹3 and game cost ₹4 and she spent a total of ₹20. x टाइम्स उसने राइड ली है, हाँ बोलो, 3x plus 4y, समझ में आ गया। अगर उसने एक बार राइड ली हो तो ₹3 देगी, दो बार है तो ₹6 देगी, लेकिन उसने x टाइम्स लिया है तो क्या हो जाएगा? 3x। हर एक बार गेम प्ले करने के ₹4, अगर y टाइम्स लिया है 4y, और द टोटल शुड बी इक्वल टू 20। सब्स्टिट्यूशन करो या एलिमिनेशन करो एज द केस में भी, जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिख देंगे? 2y, या y को ही 1/2x पुट कर दिया, ठीक है। So I have it here 3x plus 4 into 1/2x is equal to 20. ये कैंसिल हो गया। 3x plus 2x is equal to 20. 5x equals to 20. x की वैल्यू क्या आ गई? 4. If x is 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. अब आरब यहाँ देखो, यहाँ पर आप इस चीज को 4 पुट कर रहे हो, कोएफिशिएंट 2 के साथ है, तो यहाँ पर ये डिवाइड होगा। जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे वो इसलिए था क्योंकि हम वहां पर x की वैल्यू को ही पुट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम y की वैल्यू को पुट, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू इज 4 इज इक्वल टू 2y, या y इज इक्वल टू, ठीक है। तो नंबर ऑफ राइड्स इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ गेम्स इज इक्वल टू, क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 ग्राफिकली चेक करना। इक्वेशंस को अगेन क्वेश्चन ऑफ ग्राफ एज अ होमवर्क दूंगी। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 करो। Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When a friend asked her how many of each she had bought, she answered, number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. So how many pants and skirts Champa bought? तो दो वेरिएबल्स हमारे क्या शो करेंगे? नंबर ऑफ पैंट्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स। तो पहले हम ये लिखेंगे एग्जांपल नंबर 3, दिस इज ऑन पेज 27। लेट द नंबर ऑफ पैंट्स, पहला वेरिएबल पैंट्स दिया हुआ है ना, लेट द नंबर ऑफ पैंट्स बी इक्वल टू x, लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स बॉट इज इक्वल टू y। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स मतलब कि y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ skirts which is y is 2 less, 2 कम है किससे? ठीक है,
ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स मतलब y equals to 2x minus 2. Number of skirts, number of skirts क्या था? y. Also the number of skirts which is y is 4 less than 4 times the number of pants purchased. ठीक है, सॉल्व कर लो अब, क्योंकि दोनों y y है, सब्स्टिट्यूट करोगे ये चीज हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 4. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई है तो y क्या हो जाएगा 0. तो अगेन हमारे वेरिएबल्स 0 हो सकते हैं, इसका मतलब है 1 पैंट परचेज एंड नो स्कर्ट परचेज. क्लियर हो गया था? So how many skirts she purchased? 0. And how many pants she purchased? 1. क्लियर हो गया ये? अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5, पेज 31, एग्जाम्पल 5. समझ में आ रहा है सबको? चलो करो स्टार्ट, एग्जाम्पल 5 स्टार्ट कर दो. हाँ जी, समझ में आ रहा है सबको? पेज 31, एग्जाम्पल 5. इक्वेशन आप फॉर्म करोगे, मैं किसी भी एक से पूछूंगी. सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर. ये फर्स्ट लाइन से ही क्या मुझे वेरिएबल्स क्लियर हो गए? क्या होंगे वेरिएबल्स? और अगर आगे देखो 7 इयर्स अगो, मतलब एज वाला क्वेश्चन आ गया, तो वेरिएबल क्या होगा? पहला एक्स और वाई क्या शो करेंगे? एज ऑफ आफ्ताब. तो लिखो लेट द एज ऑफ आफ्ताब, लेट द एज ऑफ आफ्ताब, लेट भी लिखो साथ में. लेट द एज ऑफ आफ्ताब. हाँ जी, लेट द एज ऑफ आफ्ताब, लेट द एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू एक्स, इक्वल टू एक्स. हाँ जी, इक्वल टू एक्स. आगे क्या लिखोगे? ईयर्स, राइट, एक्स ईयर्स. ईयर्स लिखा है तुमने आगे. हाँ, लेट द एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू एक्स ईयर्स. लेट द एज ऑफ हिज डॉटर बाय ईयर्स. ठीक है, लेट द एज ऑफ डॉटर इक्वल टू बाय ईयर्स लिख लिया हमने. अब फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है 7 इयर्स अगो. अब हेडिंग लिखो 7 इयर्स अगो. किसी ने टेस्ट पेपर में क्वेश्चन में एज को आगे पीछे किया ही नहीं, और अगर किया तो जो मैंने इक्वेशन फॉर्म की, एक में 7 इयर्स अगो लिखा है, दूसरे में प्रेजेंट एज. तो जो आपने ये एज ऑफ आफ्ताब और डॉटर लिखी है ना, उसमें एक वर्ड और लगाएंगे, वो क्या है? प्रेजेंट एज. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर. अगर नहीं लिखा तो वहां पे ये डालकर, एरो डालकर लिखो लेट द प्रेजेंट एज. ठीक है, ये वर्ड लिखना जरूरी है. हम हमेशा जब भी एक का क्वेश्चन होगा ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रेजेंट ही लेकर चलते हैं कि आज की एज ले लो, देन यू राइट 7 इयर्स अगो. इस चीज को लिख लो, 7 इयर्स अगो. यहाँ पर लिख दो एज ऑफ आफ्ताब या आफ्ताब एज इज इक्वल टू एंड डॉटर्स एज. हाँ जी, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी? x माइनस 7. किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था जिसमें उसने एज को आगे पीछे किया ही नहीं था. ठीक है, मुझे अब ऐसे याद नहीं है किसका पेपर था, पर किसी ने एज को आगे पीछे किया ही नहीं था, ऐसे ही किया था. तो x माइनस 7 डॉटर्स एज y माइनस 7. अब इसके बाद इक्वेशन नहीं फॉर्म करनी. नेक्स्ट लिखा हुआ है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ. 3 इयर्स नाउ मतलब 3 इयर्स हेंस. ठीक है, फ्रॉम नाउ लिखो, फ्रॉम हेंस लिखो, या जो भी हम लिख रहे हैं, और लिखोगे आफ्ताब एज इज इक्वल टू x plus 3 years and daughter's age is equal to y plus 3 years. अब आते हैं इक्वेशंस पर. 7 years ago I मतलब यहाँ पर कौन है? आफ्ताब. I was x minus 7 equal to 7 times as old as you were then.
एंड जहां पर भी एज योर एज लिखा हो ना, तो वहां पर आपने डॉटर्स एज भी लिखा है 7 ईयर्स पहले की। प्रेजेंट एज में स्पेसिफिकली एज यू आर नाउ लिखा होता है, तो यहाँ पर लिखोगे 7 टाइम्स y माइनस 7। ठीक है, मैनी टाइम्स आप सीन बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 7 लिख देते हैं कि 7 टाइम्स x माइनस 7 किसको मल्टीप्लाई करें। अब ये क्वेश्चन ना आफ्ताब और डॉटर में है, तो कंसिस्टेंटली चलेंगे। आफ्ताब की एज ज्यादा होगी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आफ्ताब की एज बड़ी होगी अपनी डॉटर से, तो इसका मतलब x माइनस 7 बड़ा नंबर है, दूसरी एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट, 3 years from now I shall be 3 times as old as you. 3 years from now x plus 3, 3 times as old as you, 3 into y plus 3। मतलब विद एक्सपीरियंस क्या होता है, जब आप क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रोफिशिएंट हो जाते हो, मतलब काफी बार प्रैक्टिस कर ली, तो सिर्फ ये 7 टाइम्स पढ़ा, 3 टाइम्स पढ़ा और डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्म कर दी। क्या ये ना, पता क्या, ये मतलब एक सब्जेक्टिव सा केस है, क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो लिख दो। ठीक है ना, अगर 5 मार्क्स में स्टेटमेंट प्रॉब्लम आई है तो पक्का लिखो, क्योंकि वो स्टेप्स के मार्क्स हो जाते हैं कि हमने लिखा है कि नहीं लिखा। अगर आपको डायरेक्टली 2 मार्क्स पे है तो हम ये छोड़ भी सकते हैं। और इनिशियली मैं इसलिए लिखा रही हूँ ताकि गलती ना हो, दोनों की एज बढ़ती है, एक की एज नहीं बढ़ेगी, ये नहीं कि हमने आफ्ताब की एज में +3 कर दिया, दूसरे में -3, दूसरे में किया ही नहीं। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन आगे सॉल्व कर लो, अब यही क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसके बाद कल करेंगे। और आपका होमवर्क आज होना चाहिए, प्लस टेस्ट पेपर के क्वेश्चन से मुझे सॉल्व चाहिए। अगर कल नहीं करोगे, सच में कह रही हूँ, यहाँ पर फोन करके मैम को, तुम्हारी लीगल वाली मैम को कहकर कहूंगी कि मैम यहाँ बैठा रही हूँ बच्चों। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और दूसरे में आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y इक्वल टू 6। यही होगा ना? तो उसके बाद माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, -7 प्लस 3 कितना आ जाएगा, -4y, -42 -6 कितना हो गया, -48। तो ये माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आई, 12, एंड इफ y इज 12 तो पुट y एज 12, x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 7 इंटू 12 इज इक्वल टू -42, x की वैल्यू होगी -42 प्लस 84, x की वैल्यू क्या आ गई, और यहाँ पर क्वेश्चन खत्म। क्या लिखेंगे, therefore लिखो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 42 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 12 ईयर्स। और इसको क्रॉस चेक भी कर लिया करो, 7 years from now 3 years, सॉरी 7 years ago 3 years from now। ठीक है, एक मिनट मुझे